टाइम्स ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि 15-15 दिन में 100 वर्ड्स निकल रहे हैं। मैम एकेडमिक्स कैसे इंप्रूव करें? अरे एकेडमिक्स अभी बहुत दूर है, मेरे लिए आपके बच्चे का इंडिपेंडेंट स्किल्स और फंक्शनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। भूल जाइए ऑटिज्म, ठीक है? रिस्पॉन्स टू नेम पे काम करें, सिटिंग पे काम करें, कोऑपरेशन पे काम करें, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। हमेशा हम बात करते आए हैं डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में, ऑटिज्म के बारे में, जीडीडी के बारे में, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, होम प्लान्स के बारे में, होम थेरेपिस्ट के बारे में। कम्युनिटी पोस्ट में किसी मदर ने पूछा है, उनकी बेटी 4 ईयर 7 मंथ्स की है, वो स्कूल में बिल्कुल सही चल रही थी, शायद 1 ईयर 6 मंथ से, और एकदम से उसका क्या हुआ ऐसा? तो इसको बोलते हैं मेल्ट डाउन। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन भी डाउन गया है। अगर आपने ओटी काफ़ी लंबे टाइम से कराई है, उसके बाद आपने ऑप्ट किया है स्कूल, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि आपके बच्चे को रेगुलेट करती हैं, प्लीज़ वो एक्सरसाइजेज़ दोबारा स्टार्ट कीजिए और बच्चे के साथ एम्पैथाइज़ करिए रादर जजमेंट। एक पेरेंट ने पूछा है कि अपने बच्चे को एकेडमिक्स में कैसे गियर अप करें, क्वेश्चन आंसर्स कैसे याद करवाएँ। और मैं यहाँ पे ये बात बताऊँगी कि क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा विजुअल लर्नर है, तो अगर सपोज़ इट कैन बी एनी क्वेश्चन, सपोज़ मेरे को जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का क्वेश्चन आया है, तो आप इसको कैसे कराएँगे? हम थ्रू विजुअलाइज़ेशन कराएँगे। मैं जॉइंट फैमिली का फ़ोटोग्राफ, मैं न्यूक्लियर फैमिली का फ़ोटोग्राफ, आजकल गूगल हर जगह सब कुछ है, आप निकालिए फ़ोटोग्राफ और आप उसको बताएँगे प्रैक्टिकली। मेरा बच्चे का ऑडिटरी सेंस, सुनने की शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रोसेसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हर ओपन एंडेड क्वेश्चन को आपके समझेगा। आप मेरे कहने पे एक बार विजुअलाइज़ तरीके से इन चीज़ों को करना स्टार्ट करें, आप देखिए उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा काम कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा पकड़िए। अगर फोटोसिंथेसिस पे मेरे को काम करना है, तो प्रैक्टिकली आप करके भी दिखा सकती हैं और थ्रू विजुअलाइज़ेशन भी कर सकती हैं। तो मेरे को अपने स्कूल के क्यूरिकुलम से जो आपकी छुट्टी होती है जून और दिसंबर की, तो आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं छोटे स्टेप्स में चल रही हूँ, तो मेरे को अपने बच्चे को गियर अप करने में भी टाइम लगेगा और इस तरीके की बुक्स बनाने में भी टाइम लगेगा। कुछ नहीं होगा, जस्ट यूज़ विजुअलाइज़ेशन, टाइमर्स यूज़ करें उसको गियर अप करने के लिए। आज तुमने ये काम किया 10 मिनट में, मैंने टाइमर सेट किया। टाइमर्स के साथ ही आप अपने बच्चे का स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स यूज़ कीजिए, टोकन इकोनॉमी यूज़ कीजिए। टोकन इकोनॉमी क्या है कि अगर आप 4 चीज़ें अच्छी की तो यू विल गेट दिस। आप डील कर रहे हैं, आप ब्राइबिंग नहीं कर रहे हैं, इसको मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा। आपने एक शेड्यूल बना दिया, वॉल पे लगा दिया कि 4 अच्छी चीज़ों पे ये मिलेगा, 8 अच्छी चीज़ों पे ये मिलेगा। अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सो सिंपल। एकेडमिकली इस तरीके से चलना शुरू कीजिए। थोड़ा स्लो चलिए, अपने बच्चे की स्पीड को मैच करिए रादर कि सिलेबस कितना है या व्हाटएवर। एक और क्वेश्चन है कि बच्चा बहुत जल्दी-जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, इनअटेंटिव नेचर है और फोकस नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगी कि अगर आप इनअटेंटिव नेचर पे डायरेक्टली काम कर रही हैं तो कभी भी रिजल्ट्स नहीं आएँगे। इफ़ यू थिंक कि आपका बच्चा स्कूल जाता है और अब मैं इसको सारा कुछ टेबल टॉप पे कराऊँगी, मैं मूवमेंट नहीं दूँगी, मैं पार्क नहीं लेके जाऊँगी, कोई स्पोर्ट्स नहीं कराऊँगी, क्योंकि अब मैंने सब अचीव कर लिया है कि मैं एकेडमिक्स पे ही आगे चलती जाऊँगी और मैं ब्रेन जिम की शीट्स को दे के मैं इसका अटेंशन इंक्रीज़ करूँगी, तो बिलीव मी आप बहुत गलत हैं। विदिन 2-3 डेज़ आपको पता चल जाएगा। आपको इनडायरेक्टली इनअटेंशन पे काम करना है। इनडायरेक्टली कैसे? जैसे आपको हेवी वर्क ट्रेनिंग, पुशिंग एंड पुलिंग, डीप प्रेशर्स आप देंगी, आप स्किपिंग रॉप करा सकती हैं, आप थेरापुटी एक्सरसाइजेस करा सकती हैं, क्रॉसिंग मिड लाइन एक्टिविटीज़ करा सकती हैं। इन चीज़ों को कराने के बाद फिर आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और देखिए अटेंशन आती है कि नहीं आती। कम्युनिटी पोस्ट पे आया है क्वेश्चन कि टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है आपके बच्चे की। देखिए माय डियर पेरेंट्स, बेसिकली सबसे पहले आप बेस ही पकड़ेंगे। पहले आप रिफ्लेक्सेस पे काम कीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे पूरा सीरीज़ आया है ब्लेसिंग्स पे भी और इवन और यूट्यूब चैनल्स पे भी, कि रिफ्लेक्सेस पे कैसे काम करना है, कैसे असेस करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, इस पे आप काम कीजिए। टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेनिंग, अगर रिफ्लेक्स निकलता है तो उस पे भी लगिए। विजुअलाइजेशन यूज़ कीजिए। आप टॉयलेट के बाहर फोटोग्राफ लगाएंगी, पी की एंड पूप की, कि जिस इन दोनों में से जो भी आप फील कर रहे हैं आप उस पे टच कीजिए। थर्ड थिंग इज़ कि अब क्या है कि मेरे को दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि सब बच्चे वॉशरूम में जाते हैं। ये एक पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ बैठना है और आपको फ्रेशन अप होना है। बट द थिंग इज़ कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रेशर ही नहीं फील हो रहा है। अब उस प्रेशर को फील कराने के लिए आप क्या करेंगे? आप कोर स्ट्रेंथनिंग करेंगे, आप कोर पे काम करेंगे। जब आप कोर पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराएंगे, पेल्विक ड्रैगिंग कराएंगे, तो आपका बच्चा जो इंट्रोसेप्टिव सेंस है तो एक्टिवेट होगी, तो ब्रेन तक मैसेजेस क्लियर जाने स्टार्ट होंगे। माय डियर पेरेंट्स, क्योंकि ब्लेसिंग्स में हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं एंड जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही विजिबल हैं, इसीलिए आप ये एक्सरसाइजेस करें और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर। एक क्वेरी आई है कि 7 इयर्स का बच्चा है और इमिटेशन अभी अभी उसने अचीव की है, बट नॉन वर्बल बच्चा है, तो क्या करें? पहले यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी। अभी किसी ने रिव्यू डाला था, मुंबई से एक बच्चा है, 10 इयर्स का हो गया था, कंप्लीट नॉन वर्बल, आईपीएस लिए हैं उसने ब्लेसिंग्स में, और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क।
पेरेंट्स लगे रहे, चाहे बच्चा 10 साल का हो गया और वो 10 इयर्स के बाद अभी बोलना स्टार्ट हो गया। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। द थिंग इज़ कि आपको अंडरस्टैंड करना है स्पीच के लेवल्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। हम पहले ऑब्जेक्ट इमिटेशन पे काम करते हैं कि मैंने एक पेंसिल टैप की, आपके बच्चे ने भी टैप की। स्पीच है क्या? वी आर जस्ट इमिटेटिंग द साउंड्स ऑफ ईच अदर, यू नो। आई विल से आ तो बच्चा विल से आ, आई विल से ई तो बच्चा विल से ई। आपको जो ये साउंड जब इमिटेट करानी है, योर जेस्चर शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और आप ऐसे बोलो आ, ऐसे नहीं होगा। से आ, इस तरीके से आप जेस्चर्स क्लियर कराएंगे। सो सबसे पहले आती है ऑब्जेक्ट इमिटेशन, देन आपके जेस्चर इमिटेशन, देन आपकी स्पीच साउंड्स। अब आप स्पीच के लिए भी आप यू कैन यूज एंड नंबर ऑफ थिंग्स, दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। योर चाइल्ड्स ब्लोइंग एंड सकिंग दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके ओरल मोटर मसल्स, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे सकती हूँ आप लोगों को। तो आप ओरल मोटर मसाजेस साथ साथ करते रहेंगे, आपको देखना है कुछ सेंसिटिविटीज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसकी स्पीच को सपोर्ट करेंगी, और साथ के साथ आप वोकल इमिटेशन पे काम करते रहेंगे। और हम लोग यहाँ पे मैन ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर नाउन्स। हम वहाँ पे 3 बॉक्सेस इन अ वन गो हम यूज़ करते हैं। 3 बॉक्सेस के अंदर हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट्स डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक में मैंने डाला मखाना, एक में मैंने डाला पिस्ता, एक में मैंने डाला ग्लूटेन और केसीन फ्री, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो डाइट्स पे हैं, तो मैंने कुकीज़ डाल दी। अब ये क्या है, ये 3 चीज़ें ब्राइबिंग के लिए नहीं है। मुझे आपके बच्चे को सिखाना है कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, उस हर चीज़ का एक नाम है, जो कि आपके बच्चे को नहीं पता। ओके, सो 3 चीज़ें मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में डाली। अगर वो उसके हाई वैल्यू रीइंफोर्समेंट्स हैं, तो वो मांगेगा ही मांगेगा। जैसे ही वो मांगेगा, तब देयर आर चांसेस कि जब तक वो साउंड नहीं निकालता, वो चीज़ उसके मुंह में नहीं जाएगी। द ओनली थिंग ना, क्यों बच्चे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है बोलने की। मखाना खाने की मोटिवेशन है, बोलने की मोटिवेशन नहीं है। तो उस मखाना खाने की मोटिवेशन से देयर आर चांसेस कि आपका बच्चा कम से कम बोलेगा। या सम टाइम्स ऐसे-ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि 15-15 दिन में 100-100 वर्ड्स निकल रहे हैं। सो आप ये टेक्निक को यूज़ कीजिए, आपको यहाँ समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। हम यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाएँगे मैन ट्रेनिंग के ऊपर। सो 5 इयर्स की एक बेटी है, जो 5 साल से शायद माँ काम कर रही है, पेरेंट काम कर रहे हैं, बट उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है। पेरेंट अपनी जगह सही है कि मैम हम खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें? सो माय डियर पेरेंट्स, हम लोग होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं। जब हम होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करते हैं ना, तो अगर एक चीज़ से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो दूसरी तीसरी से फॉर श्योर आएगी। जैसे हम लोग स्पेशल एजुकेशन कराते हैं, हम लोग बॉडी जिम कराते हैं, ब्रेन जिम कराते हैं, लैंग्वेज कराते हैं, यू नो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है, स्पीच के सेशन हो रहे हैं, प्ले थेरेपी है काइंड ऑफ। सो जब एक चीज़ काम नहीं कर रही है, रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी चीज़ से इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। आप प्लीज़ होलिस्टिक अप्रोच के लिए जाइए, थोड़ा खुद को एजुकेट कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मैं भी देखना चाहूँगी कि ऐसा कौन-सा बच्चा है जो 5 साल से जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। हो सकता है कि हम आपकी हेल्प कर सकें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि पेरेंट का ट्रेनिंग कितना मैटर करता है एक ऑटिस्टिक बच्चे या किसी भी डेवलपमेंटल डिले वाले बच्चे को हैंडल करने के लिए। मैंने पहले बताया कुछ-कुछ एक्सरसाइजेज़ हमारी थेरेपीज़ में ऐसी हैं जो हर 2 घंटे बाद होंगी, या दिन में 3-4 बार होंगी। जब उसको सिर्फ़ थेरेपी सेंटर्स के ऊपर ही डिपेंडेंसी है, सिर्फ़ थेरेपिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंसी है कि जो करेंगे वो वही करेंगे, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है। आप लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी नहीं समटाइम्स पता चलता कि थेरेपी से कोई इम्पैक्ट हो भी रहा है, बच्चा इम्प्रूव कर भी रहा है कि नहीं। सो इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि मेरे बच्चे को सेंसरी से अलग कैसे देखना है। जब सेंसरी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सेंसरी इश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल है, मेरा अपना बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब आप ट्रेनिंग आपकी होगी ना, आपकी काउंसलिंग्स होंगी, तो आप चीज़ों को इतना हाइपरली रिएक्ट नहीं करेंगे। आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, घर का माहौल वैसा हो जाएगा, घर में शांति रहेगी। मोस्टली पेरेंट क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ बोल रहे हैं, सिर्फ टोक रहे हैं, जबकि उस चीज़ की प्रोसेसिंग ही नहीं है। ओके? सो इसलिए भी आपका एजुकेट होना इम्पोर्टेंट है। आप आके सिर्फ होमवर्क में माँगते हैं कि मैम एकेडमिक्स कैसे इम्प्रूव करें? अरे एकेडमिक्स अभी बहुत दूर है, मेरे लिए आपके बच्चे का इंडिपेंडेंट स्किल्स और फंक्शनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। और दूसरी चीज़, आपका बच्चा अपनी बॉडी में ही कंफर्टेबल नहीं है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें। जब मैं अपनी लाइफ से ही खुश नहीं हूँ, तो मैं कहाँ एकेडमिक्स वगैरह आपको करके दूँ। ओके? सो पहले अपने बच्चे की बॉडी में उसको कंफर्टेबल कीजिए, बाकी चीज़ें सब बाद में हैं। फंक्शनैलिटी पे आप एक बार टेक लें इस चीज़ पे कि मैं अगर सफाई कर रही हूँ, तो मेरा बच्चा डस्टर उठा के लाए और हम उसमें गंद डालें। मैंने जो खाना खाया उसकी ड्यूटी लगाएँ कि सामान उठा के किचन में रखें। दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनैलिटी। इन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा कीजिए। जब इन चीज़ों से ये काम करने से ना, यू कांट इवन इमेजिन, जो रिफ्लेक्सेस की एक्सरसाइजेस भी है ना, वो सारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, सारा क्रॉसिंग मिड लाइन है, कहीं पे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देके जाएगा, सब प्लस प्लस करके जाएगा। और ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, डस्टिंग, पोछा, झाड़ू, कपड़े सूखने डालना,
हैवी वर्क करना, ग्रोसरीज उठाना, ये सब आपके बच्चे को कोऑर्डिनेट करती हैं, रेगुलेटेड करती हैं और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और इंप्रूवमेंट में दिखाई देंगी। क्वेश्चन आया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग थेरेपीज कैसे कराएं? आपको स्टार्ट करना है कोऑपरेशन से। आपको स्टार्ट करना है, समझने की कोशिश करनी है कि आपका बच्चा क्या सीख कर रहा है, उसकी सेंसरी नीड्स क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो उसको मोटिवेट करती है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। जब आप हमारे पास थेरेपी सेंटर्स में भी आते हैं ना अपना बच्चा लेके, तो 10 मिनट तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो एक ग्रुप सेशन वाले कमरे में जाके वो किस चीज़ को स्क्रॉल कर रहा है, वो ढूंढने की क्या कोशिश कर रहा है। वहां से हमें भी पता चलता है कि इसका रीएनफोर्समेंट क्या है। उस रीएनफोर्समेंट को लेके वो बच्चा बैठता है चेयर पे और वहां से हमारी थेरेपी स्टार्ट होती है। वहां से हम बच्चे का गिव एंड टेक स्टार्ट करते हैं। गिव एंड टेक मीन्स दे दो और ले लो, दे दो और ले लो, जिससे कोऑपरेशन आता है, वेटिंग आती है, सिटिंग टॉलरेंस आता है। सो कोऑपरेशन पे काम करना है, विजुअल स्टफ पे काम करना है। ये इस चीज़ को आप बिल्कुल समझ जाएँ कि किसी बच्चे की अगर सिटिंग आएगी तो इनिशियली आपको विजुअल चीज़ें ही यूज़ करनी पड़ेंगी। अब डिपेंड करता है आप विजुअल को क्या समझते हैं। आप प्लॉट फोर दीजिए, आप शेप सॉर्टर्स दीजिए, आप थेरापुटी दीजिए, आप क्ले डो दीजिए। इस तरीके का सामान यूज़ करके आप सिटिंग अपने बच्चे की ले आएँगे। ओके, सो ये हो गया हमारा विजुअल। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैम इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप एकेडमिक्स की बात कीजिए। अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप लोग शायद 5 साल के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये कह रहे हैं कि उसको डेली रूटीन याद हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए ऑटिज़्म में पैटर्न्स बहुत ईज़िली याद हो जाते हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि आपके बच्चे की आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी है। मैंने बोला एप्पल दे दो तो उसने एप्पल दिया, मैंने बोला कप दे दो तो कप दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि गिव मी समथिंग व्हिच हैज़ हैंडल, मुझे वो उठा के दीजिए जिसका हैंडल है। क्या आपका बच्चा मुझे कप उठा के दे पा रहा है? मैंने अब ये नहीं बोला कि गिव मी एप्पल, आई एम टेलिंग गिव मी अ रेड कलर फ्रूट। क्या आपका बच्चा वो उठा के दे पा रहा है? जब तक आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ में डीप डाइव नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं आएगी। लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस, तभी मैं आपसे इतना लंबा टाइम बात कर पा रही हूँ। ठीक है? सो अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, फाइन मोटर पे काम करना है। थेरेपी सेंटर्स में वैसे भी फ्लैश कार्ड्स पे काम होता है और आपका घर भरा पड़ा है ओरिजिनल आइटम्स के साथ, उसको यूज़ कीजिए। फाइन मोटर्स बहुत ईज़ी हैं, क्लिप्स आपको लगाना है, थेरापुटी अगेन यू कैन यूज़, बीडिंग यू कैन यूज़, बिंदिस यू कैन यूज़, लेडी फिंगर्स यू कैन यूज़ फॉर स्टैम्पिंग, पंचिंग, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रॉस मोटर इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट। मूवमेंट में क्या है? बॉल कैच एंड थ्रो, किक करना, जंप करना, भागना, वॉक करना, स्विंग्स लेना, चढ़ना, लेडर क्लाइंबिंग, ये सब कुछ ग्रॉस मोटर है। तो यही आईईपी प्लान कवर करता है और कुछ भी नहीं है। द थिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। अपने बच्चे की बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो टारगेट खुद ब खुद मिलते जाएंगे और सब कुछ सिखाया गया है चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए, बस सुनने की कोशिश कीजिए, 1 घंटा चाहिए सिर्फ लर्निंग के लिए। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या 5 साल के बाद भी इंप्रूवमेंट आ सकती है? अभी मैंने ना यूट्यूब चैनल पे भी रिफ्लेक्स पे शायद वीडियो डाला था, तो मेरे को किसी ने बड़े पता चल रहा था मैसेज रीड करके कि बड़े सैड मन से किसी ने पूछा है कि मैम मेरा बेटा ना 12 साल का हो गया है, क्या कोई चांस है? आज मैं बड़ा प्राउडली आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि ब्लेसिंग्स में 28 साल का लड़का भी आता है, 36 साल का लड़का भी आता है। 2-3 लड़कियों को हमने शादी के लिए प्रिपेयर किया है। मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है, तो मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं है कि 5 साल से नीचे या 5 साल से ऊपर का भी कुछ ऐसा फॉर्मेट है। देखिए, एक छोटा-सा डिफ़रेंस है, जब आप बहुत छोटे बच्चे पे काम करते हैं ना, तब ब्लैंक स्लेट होता है, उसको साइकोलॉजी में टैबुला रासा बोला जाता है। ब्लैंक स्लेट है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, बच्चा एज़ इट इज़ उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। जब आप जितना बड़ा बच्चा लेके आएँगे, हम सेम ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बट मुझे अभी रीलर्निंग करानी पड़ रही है, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बस इतना-सा फ़र्क है। बाकी आप किसी भी एज पे आज भी अगर मैं एक और बुक पढ़ूँ, किसी भी चीज़ पे, तो मेरी नॉलेज में ऐड ऑन ही होती जा रही है। मेरी लर्निंग मैं तो नहीं मानती कि अभी बंद हो गई है। इन चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बस लग जाइए अपने बच्चों के पीछे और इम्प्रूवमेंट हर लेवल पे पॉसिबल है। क्वेश्चन है कि क्या सोशलाइज़ेशन के लिए स्कूल एक बेटर ऑप्शन है या ग्रुप सेशंस? सो माय डियर पेरेंट्स, विदाउट एनी क्वेश्चन ग्रुप सेशंस आर द बेटर ऑप्शन। स्कूल, बहुत सारे मैंने लेटर हेड्स पढ़े हैं जहाँ लिखा गया है कि रेफरेंसेस में कि इस बच्चे को स्कूल में डालें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा, तो बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड है, जिस वजह से मेरा बच्चा फिर वैसा ही घर आया था जो मैंने बहुत टाइम थेरेपी कराने से मैंने उसको ठीक किया, रेगुलेटेड किया। क्यों? वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा विजुअल इनपुट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑटिज़्म पता ही नहीं क्या है। तो वो एक्स्ट्रा जजमेंट आती जाएगी आपके कानों में, ओके? मेरे हिसाब से जब तक आपका बच्चा
कि अंडरस्टैंडिंग एक लेवल पे नहीं जाती, या 3 से साढ़े 3 महीना वो ग्रुप सेशंस में नहीं बैठ रहा, उसके कान, उसकी आँखें की कंडीशनिंग नहीं हो चुकी है कि इतना इकट्ठे स्टूडेंट्स आपको देखने हैं, तब तक स्कूल आपको नहीं डालना है। और मेरे बच्चे जितने भी स्कूल में जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स, वो 1 से डेढ़ घंटे का ट्रायल ही पहले आप लेंगे, नहीं तो आपका बच्चा फॉर श्योर रिग्रेस करेगा। 1 से डेढ़ घंटा जब आपका बच्चा जाना शुरू हो गया, तो हम 2 से ढाई करेंगे। अगर स्कूल इतना फ्लेक्सिबल है आपके साथ, तो प्लीज़ आप इस ऑप्शन के लिए जाइए। सो लास्ट में मैं कंक्लूड करूँगी ये कह के कि आपको ऑटिज़्म से डरना नहीं है। देखिए, देयर इज़ ऑलवेज़ 2 ऑप्शंस, फाइट एंड फ्लाइट। सो आप चाहे हँस के, चाहे रो के, फाइट तो आपको करना पड़ेगा। जब आप जर्नी बड़ा ईज़ के साथ, शांति से जब आप जिएँगे, आपको अपना बच्चा समझ में आना शुरू होगा। बिलीव मी, जर्नी उतना टफ नहीं है, जितना हम लोग अपने आप को बोल-बोल के कि हम क्या करेंगे, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इस तरीके से जर्नी बहुत टफ होती जाती है, और अपने बच्चे की को हम अंडरस्टैंड खुद ही नहीं कर पाते। मैं सोसाइटी का तो बाद में रोल आता है। आप अपने बच्चे के साथ एम्पैथाइज़ करें, रेगुलेटेड रखें उसको, और जो उसका नीड है ना प्रेज़ेंटली, प्लीज़ उसके लिए पहले जाएँ, उस पे काम कीजिए। और अकेला थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी से कुछ नहीं होगा। आपको बिल्कुल क्लियरली मैं इन वर्ड्स में बता रही हूँ, आपको जो वहाँ कराया जा रहा है, या आप अपना होमवर्क अलग रखें, थेरेपिस्ट को अपना काम करने दें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता आपको अपने बच्चे के साथ क्या करना है। सॉर्टेड रहिए, ब्रेक्स लीजिए, मूवमेंट ब्रेक्स आपको अंडरस्टैंड करना है। मेरा बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं घूम-घूम के उसको लर्निंग कराने की कोशिश करूँगी। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, अपने थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, और खुद के लिए कुछ टाइम निकालें। आप शांत रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएँगे, नहीं तो चीज़ें और किओस होती जाएँगी। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक स्पेशल मॉम्स ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, इस अवेयरनेस को इतने ब्यूटीफुल तरीके से स्प्रेड करने के लिए, एंड आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्लेटफ़ॉर्म से। थैंक यू सो मच। सो आगे आपके लिए एक मैसेज देने आ रहे हैं जोश टॉक के को-फाउंडर। आइए सुनते हैं। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.